हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो फिर शुरू करते हैं इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो जिनके पास भी सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है उसके ऊपर उनके लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने वाले इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो लेसन नंबर 3 चल रहा था हमारा फिलिप्स कर्व एंड थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एक्सपेक्टेशन मिटा दी, मैंने लिख देता हूं एक्सपेक्टेशंस। और लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में जो कंज्यूमर है चाहे वो प्रोड्यूसर है वो फ्यूचर को लेकर क्या सोच रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, कई बार वो औकात के बाहर हो जाती है, कई बार वो औकात के अंदर रहती है। ठीक है, आज हम दोनों की बात करेंगे जिसको हम समझेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। पहले समझते हैं अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है रैशनल एक्सपेक्टेशन, एक होता है अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन। अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि जो हम अडैप्ट कर सके, मतलब जिसको हम कोई दिक्कत नहीं है अगर वो कोई चेंज आया भी तो हम उसे अडॉप्ट कर ले। ठीक है, समझ जाएं, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर ले, उसे हम क्या बोलते हैं अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस। कि जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, उसकी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है कि हम फ्यूचर को लेकर क्या सोच सकते हैं। अब एग्जैक्ट सेम टू सेम तो वो होगा नहीं जो आप सोचोगे, थोड़ा बहुत क्या आएगा अंतर आएगा। आई बात समझ में, उसको हम क्या बोलते हैं एरर टर्म। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन। इसका फॉर्मूला ये होता है पीईटी माइनस 1 प्लस में लैम्डा पीटी माइनस में पीईटी माइनस 1। अब मैं समझाता हूं आपको, जो पीटी है ना वो क्या है प्राइस लेवल ऑफ टाइम पीरियड टी। कोई भी टाइम पीरियड टी है उसका जो प्राइस लेवल होगा ना उस टाइम में, किसी का प्राइस लेवल इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल होगा किसी भी गुड्स का किसी भी सर्विसेज का, उसको हम क्या बोलेंगे पीटी। ठीक है, फिर आता हमारा ई जो है ना, जो यहाँ पे जो ई बार बार यूज हो रहे हैं वो हमारा क्या है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। कि मार्केट में क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन किस रेट से आने वाला है या फिर डिफ्लेशन किस रेट से आने वाला है, वो हम डिस्कस करते हैं किसमें ई में एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। फिर हमारे पास आता है पीई, इसका मतलब होता है एंटीसिपेटेड प्राइस लेवल। मतलब ये तो एक्सपेक्टेड कि क्या होने वाले होता है एंटीसिपेटेड प्राइस लेवल फॉर टाइम पीरियड टी। कि कोई भी टाइम पीरियड ले लिया उसमें ये एंटीसिपेट करना कि प्राइस लेवल क्या हो सकता है। ठीक है, अब आता है पीटी माइनस 1। इस बात का मतलब क्या है कि प्राइस लेवल इन प्रीवियस टाइम पीरियड। ठीक है, एक ऐसा प्राइस लेवल जो प्रीवियस टाइम पीरियड में था, यानी कि पहले क्या था प्राइस लेवल टाइम पीरियड में, उसको हम क्या बोलते हैं पीटी माइनस 1। और लैम्डा हमारा क्या है पैरामीटर जिसकी वैल्यू क्या होती है 0 से लेकर 1 के बीच में। तो ये होती है हमारी लैम्डा की प्यारी सी वैल्यू 0 से 1 के बीच में। अगर मैं इसको दिखाऊं फॉर्मूला से समझाऊं तो पीईटी हमारे पास क्या है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल क्या होने वाला है किसी भी टाइम पीरियड टी को लेके। उसका फॉर्मूला है पीईटी माइनस 1, यानी कि प्रीवियस जो हमारा प्राइस लेवल है वो, और ये जो लिखा हुआ है ना लैम्डा पीटी माइनस में पीईटी माइनस 1, इस बात का मतलब क्या है कि चेंज किस लेवल से आ रहा है। देखो कभी भी चेंज निकालना ना बहुत इजी होता है, करंट लेवल में से इनिशियल लेवल को माइनस कर दो, हमारा क्या आता है चेंज आता है। सपोज करो पहले इकोनॉमी में प्राइस लेवल था किसी भी चीज का 10 रुपए, अब वो बढ़ गया कितना 15 रुपए। तो तुम्हें चेंज निकालना है, चेंज कितने से हुआ 5 रुपए से। पता कैसे पता लग गया, कैसे पता लगाया, जो भी करंट प्राइस लेवल है उसमें से इनिशियल प्राइस लेवल को माइनस कर दिया, बस आंसर आ गया। आई बात समझ में। अब आते हैं आगे। अब इसमें नोट क्या है वो समझो। देखो अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस कंसीडर वेरिएबल्स प्रीवियस एक्शंस, यानी कि जो भी हमने एक्शन किए हैं प्रीवियसली, मतलब जो भी हमने पहले एक्शंस किए हैं, चाहे वो एक्शंस प्रोड्यूसर ने किए हो चाहे वो एक्शन कंज्यूमर ने किए हो, उसको लेके फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसको अडेप्ट करना, उसको उस वेरिएबल को यूज करना। ठीक है, उन सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अडेप्ट करने के लिए जो भी चेंजेस आएंगे उनको अडेप्ट करने के लिए क्या बोलते हैं अडेप्टिव। ठीक है, चेंजेस बोल सकते हो या फिर अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हो। अब आते हैं आगे, नोट क्या लिखा हुआ है। तो ये तो हमारा ये वाला पॉइंट था। अब जो नोट इसमें लिखा हुआ है अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखो ये वर्ड है हाइपोथेसिस। इस बात का मतलब पता है क्या होता है कि जो मान के चलते हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि सोच के देखो, अब अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन रेट की, तो वो मुझे फ्यूचर में कंपेयर करना पड़ेगा ना कि जैसा मैं सोचा वैसा हुआ या नहीं हुआ। वो फिलहाल के लिए क्या होता है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल क्यों होता है, क्योंकि हम सिर्फ मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में इस रेट से इन्फ्लेशन आने वाला है, इस रेट से डिफ्लेशन आने वाला है, पर असली में क्या होगा वो जो टाइम पे आएगा तभी पता लगेगा कि अकॉर्डिंग टू जैसे हमारी सोच थी वैसे हुआ भी है या नहीं हुआ है। आई बात समझ में। तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं हाइपोथेटिकल वैल्यूज हाइपोथेसिस। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अप्लाई। इसको बिल्कुल सिंपल होता है अप्लाई करना। इट आल्सो मेक्स
मैक्रो इकोनॉमिक्स मोर प्रैक्टिकल बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ क्रूशियल आइडिया। तो ये जो है ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसको काफी बेहतरीन तरीके से डिफाइन कर देता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल लेवल पे चेक नहीं करते कि किसी आम आदमी को क्या परेशानी हो रही है, किसी एक बंदे को क्या परेशानी हो रही है। हो सकता है इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो कर रही हो, लेकिन वो भाई बिल्कुल बैठा है डिमोटिवेट होकर कि कुछ भी हो हालात को गिराएगा ही। आई बात समझ में? तो ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहा मैं। आई बात समझ में? तो यहां पे जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की डिस्कस करते हैं ना, तो हम करते हैं बड़े लेवल पे, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे, ठीक है। अब आगे समझते हैं। फॉर मोर प्रैक्टिकल बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ क्रूशियल आइडिया नेमली एक्सपेक्टेशन, और इसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सपेक्टेशंस का। अब आगे समझते हैं ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। अब ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। ड्रॉबैक्स को आप लोग लिमिटेशंस भी बोल सकते हो, यानी कि क्या क्या दिक्कतें हैं जब हम चीजों को एंटीसिपेट करके चलते हैं। मैं पहले समझा देता हूं आप लोगों को। ड्रॉबैक्स में क्या आता है कि भाई देखो, हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को एंटीसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड डिमांड लेवल निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड डिफ्लेशन रेट निकाल रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर मान लो चीजें आपके अकॉर्डिंग हुई, मतलब चीजें प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग हुई, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हुई, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हुई, तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर सडनली कोई भी ऐसा कोई इवेंट होगा जिसकी वजह से बेड़ा गर्क होगा इकोनॉमी का, वॉर वगैरह हो जाए, कोई पैंडेमिक आ जाए, ठीक है, किसी भी तरह की आपदा आ जाए जिसकी वजह से इकोनॉमी को नुकसान हो, तो वो सारे फोरकास्ट फेल हो जाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें किसमें आती हैं? जब हम कोई भी चीज, जब हम कोई भी एक्सपेक्टेड प्राइस सेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट हो गए सर्टेनली, ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि फ्यूचर क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बस हम कोशिश करते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से वो उस पर प्रभाव पड़ता है, तो हमारी सारी की सारी थ्योरीज या फिर जो भी हमने एक्सपेक्टेशंस पहले सेट किए हैं, सबका सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आई बात समझ में? अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? द मॉडल presupposes that people do not learn from their past errors, ठीक है। जो मॉडल है ना, presupposes that the people do not learn from their past errors, वो कभी भी अपने पास्ट एरर से नहीं सीखते हैं, ठीक है। Instead they modify their expectations, मतलब क्या कि लोगों ने बहुत सी गलतियां की होती हैं, ठीक है, बहुत सारी गलतियां होती है, हम क्या बोलते हैं? पास्ट एरर्स। मतलब उन्होंने कोई मॉडल बनाया, वो फेल हो गया, उन्होंने देखा किस रेट से फेल हुआ है, चेक भी किया, लेकिन बाद में उसको ठीक भी नहीं करते, ठीक है, एरर्स तो है, उसे ठीक भी नहीं करते। इंस्टेड दे मॉडिफाई देयर एक्सपेक्टेशंस फॉर द करंट ईयर, और वो अपने एक्सपेक्टेशन को मॉडिफाई नहीं करते। लेकिन ये सब दिक्कतें कब आएंगी? अब हमें करना क्या होता है सिचुएशन में, मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो कोई मॉडल सेट किया हमने कोई एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है, कोई भी एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, और सपोज करो सडनली कोई चेंज आया इन्वायरमेंट में, ठीक है, कोई इवेंट नया अकर हो गया, तो उसके हिसाब से खुद को चेंज करना आना चाहिए। यानी कि अपनी पॉलिसीज को जो हमने बनाई है फ्यूचर को लेके, अपनी एक्सपेक्टेशन जो हमने बनाई है फ्यूचर को लेके, ठीक है, पॉलिसी हो चाहे वो एक्सपेक्टेशन हो, ठीक है, हमें इसको मॉडिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। मॉडिफाई वर्ड तो सुना होगा ना काफी बार। तो मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है? उसको चेंज करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये बात यहां पर लिखी हुई है, द मॉडल प्रीसपोजेस दैट पीपल डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एरर्स, कि ये जो मॉडल है ना, सोच के चलते हैं पहले से कि लोग है बैंगन, ठीक है, बेवकूफ है, उन्हें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। पास्ट एरर्स, मतलब वो अपनी प्रीवियस गलती से भी नहीं सीखते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है? इंस्टेड दे मॉडिफाई देयर एक्सपेक्टेशंस, वो अपनी एक्सपेक्टेशन को मॉडिफाई नहीं करते हैं फॉर द करंट ईयर बाय अ फैक्टर ऑफ फोरकास्ट एरर, ठीक है। इफ द रियल इन्फ्लेशन रेट, देखो जैसे एग्जांपल रखा है, इफ रियल इन्फ्लेशन रेट इज हायर देन प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, सपोज करो जो रियल इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, वो क्या है? ज्यादा है किससे? प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल इन्फ्लेशन रेट, जिस रेट से इन्फ्लेशन आया है, इन्फ्लेशन की महंगाई आई है, ठीक है, और एक होता है प्रोजेक्टेड, यानी कि जो मान के चल रहे थे कि प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, कि इस रेट से इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है। दे कॉन्स्टेंटली अंडर एस्टिमेट इट, इसका मतलब क्या है कि वो चलके में लेते हैं, छोड़ दो ना क्या, ठीक है। सपोज करो इन्फ्लेशन फालतू रेट से हो गई, लेकिन लोग क्या चल रहे हैं सोच के कि नहीं हमारे प्रोजेक्ट रेट से कम हुई है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या है असली में? लेकिन तो ऐसा हुआ नहीं ना, लेकिन लोग फिर उसे ठीक नहीं कर रहे और कॉन्स्टेंटली उसे क्या कर रहे हैं? अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी कि हल्के में ले रहे हैं। आएगा समझ में? और सिमिलरली इफ द रियल इन्फ्लेशन रेट इज लोअर, ठीक है, और अगर सपोज करो रियल इन्फ्लेशन रेट क्या है? कम है एज कंपेयर टू प्रोजेक्टेड, कि लोगों ने सोचा था क्या था कि इन्फ्लेशन आएगा 8% से 10% से, लेकिन आया कितना? सिर्फ 4% से, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? वो लोग ओवर एस्टिमेट करना, यानी कि खामखा फालतू एस्टिमेट कर रखा था पर इतना बड़ा नहीं, ऐसे ही ऊपर वाले पॉइंट में था, खामखा यहां पे अगर रखा था हमारा अंडर एस्टिमेट कर रखा था, लेकिन बढ़ किससे गया? फालतू रेट से। तो नीचे वाले केस में ओवर एस्टिमेट हो रहा है, ऊपर वाले केस में अंडर एस्टिमेट हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट इज लोअर देन द प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट
दे कॉन्स्टेंटली ओवर एस्टिमेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, लेकिन वो क्या करते हैं, ज्यादा मान के चलते रहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा रेट से बढ़ रहा है। अब आगे समझते हैं दूसरा पॉइंट जो है, द मॉडल मेक्स द assumption दैट पीपल सोली बेस देयर एक्सपेक्टेशंस। अब दिक्कत क्या होती है, देखो अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पूरे होल इकोनॉमी को साथ में लेकर चलेगा ना, लेकिन अब इंडिविजुअल की सोच जो है वो तो बदल नहीं सकता। लेकिन तो इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने एक्सपेक्टेशन कुछ और ही पाल रखी है, ठीक है, कोई चेंज नहीं कर रखा है। जैसे यहां पर देखो, द मॉडल मेक्स द assumption दैट पीपल सोली बेस देयर एक्सपेक्टेशंस, कि पीपल ने अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है अलग ही लेवल बना रखी है ऑन प्रायर नॉलेज, अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे। इट डज नॉट कंसीडर करंट और अपकमिंग अकरेंसेस, ठीक है, मतलब क्या, इट डज नॉट कंसीडर, उस पर जो है ना करंट और अपकमिंग अकरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, लोग चाहे कुछ भी सोचते रहे अपने प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से, आई बात समझ में, लेकिन होगा क्या, फर्क नहीं पड़ेगा किस पे, इकोनॉमी पे, यानी कि करंट अकरेंस जो होने वो के रहेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे कोई बंदा कुछ भी सोच रहा है उससे इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपकमिंग अकरेंसेस, फॉर इंस्टेंस अंडर अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस कंज्यूमर्स do not anticipate that the inflation rate will be increased when the government adopts an expansionary monetary policy। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो ये सोच नहीं पाते कि जब गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंड करती है तो उसके चक्कर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और बढ़ता भी है, ठीक है, लेकिन लोग ये एंटीसिपेट नहीं कर पाते किस रेट से बढ़ने वाला है इन्फ्लेशन, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना, और जब मार्केट में किसी भी तरीके से पैसा आएगा तो लोगों के पास पैसा जाएगा, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे तो प्राइस राइज होंगे, यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन राइज करेगा। एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सिमिलरली कंज्यूमर डू नॉट एंटीसिपेट दैट द नेचुरल कैलेमिटी, इसी तरीके से वो लोग ये भी नहीं एंटीसिपेट कर पाते कि अगर किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी आई, मतलब कोई भी आपदा आई, ठीक है, सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, कुछ भी आया, विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज ऑन और ओवरऑल सप्लाई एंड इंक्रीज इन प्राइसिंग। इस तरीके से होगा क्या, सपोज करो पेंडेमिक आया था, मैं कोई एग्जांपल देता हूं, एक कोविड-19 आया था, अब उसके जो आपको याद होगा सेकंड वेव जब आई थी उस टाइम पे ऑक्सीजन की काफी प्रॉब्लम हो रही थी, दिल्ली में भी हो रही थी, ठीक है, और भी जगहों पे इंडिया में ऑक्सीजन की बहुत सप्लाई कमी पड़ गई थी, तो उससे कम हुआ क्या, जब ऑक्सीजन की कमी आई तो लोगों ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन के प्राइस राइज कर दिए, जो कि अगर मैं यहाँ पे मॉरल वैल्यूज की बात करूं तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि उस टाइम लोगों की नीड थी ऑक्सीजन, क्योंकि जिंदा रहने के लिए चाहिए था, तो लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम होने की वजह से ऑक्सीजन के प्राइस राइज कर दिए कि भाई जिनको भी जरूरत है वो महंगे ऑक्सीजन खरीदेंगे, क्योंकि लोगों ने फायदा उठाया किस चीज का, इस पेंडेमिक का। आई बात समझ में। तो इसी तरीके से होता है जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, लाइक डॉट विल बी रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन ओवरऑल सप्लाई ऑफ एंड इंक्रीजिंग इन प्राइसिंग, यानी कि क्या होता है, सप्लाई चीजों की कम हो जाती है, क्योंकि भाई सपोज करो कोई फसल थी तो ऐसी आपको आ गई कोई फसल वगैरह वो सारी खत्म हो गई, अब जब फसल खत्म हो गई, प्रोडक्शन कम हो गई है तो सप्लाई तो कर नहीं पाएंगे, तो जो भी चीज बचेगी उन सबके प्राइस क्या कर जाएंगे, राइज कर जाएंगे। आई बात समझ में। इस तरीके से ना जो एक्सपेक्टेशंस हमारी वो क्या होती हैं, फेल हो जाती हैं। तो ये दो मेजर लिमिटेशंस है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में कौन कौन सी कमियां रह जाती हैं जो कंप्लीट नहीं कर पाते। और सिंपल सी बात है, एक्सपेक्टेशन हमारे अकॉर्डिंग हम सोचते हैं, लेकिन इकोनॉमी में कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई अब मान लो कोई क्लाइमेट आएगी, बता के तो आएगी नहीं। अब कहीं पे अगर मान लो भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, अब मुझसे पूछे तो आएगा नहीं कि ऋतिक भाई से पूछ के आता हूं आना या नहीं आना। आई बात समझ में, ऐसा तो होगा नहीं। आई बात समझ में, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम साथ साथ आएगी। ठीक है, और अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसका नेक्स्ट जो हमारा है रैशनल एक्सपेक्टेशंस, यानी कि एक्सपेक्टेशन दो टाइप थे, एक तुमने पढ़ लिया, अब एक और बात है, इसका नाम क्या है, रैशनल एक्सपेक्टेशंस, जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और मेरे आपसे वीडियो काफी लंबी होगी, अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं बोर्ड के सामने से, और रैशनल एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो उतारना उतार सकता है। ठीक है, और हाँ भाई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए।